गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा वॉइस इज क्लियर? बेटा आवाज क्लियर है ना? सभी को आवाज आ रही है ना? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। क्लियर ना? तो ज्वाइन फास्ट। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी में दो तीन टर्म जो आते हैं, कुछ जनरल टर्म है, कुछ बेसिक डिफिनेशन है, उसके बारे में लोग पहले पढ़ेंगे, फिर आपको हम थ्योरी से आगे ले जाएंगे। प्रॉब्लम कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनको पहले हम लोग देखेंगे। सम बेसिक डेफिनेशन। देखिए, नंबर फर्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए, मेनली एक्सपेरिमेंट टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो होता है आप लैब में करते हो, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, यानी बहुत सारे बच्चों को सेम केमिकल दे दिया जाता है, सेम एटमॉस्फेयर, सेम टेम्परेचर दिया जाता है, ऑलमोस्ट रिजल्ट हमारे पास सेम आता है। सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सेकेंड होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको रिजल्ट पहले से पता होता है। रिजल्ट जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स है, सो आपको पहले से पता है, लेकिन ऑफिशियली जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसकी अनाउंसमेंट आप एक्सपेरिमेंट होने के बाद करते हो। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लो, आप टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन है, जब क्वाइन को आप टॉस अप करते हो तो पता है हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो सोले फिल्म नहीं है जो खड़े हो जाएगा, कंप्लीटली ये कंप्लीटली आ जाएगा। तो यहाँ पे या हेड आएगा या टेल आएगा। हम सबको पता है पॉसिबल आउटकम्स या हेड आने वाला या टेल आने। जब तक आपका टॉस हो नहीं जाता है हम उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे रोलिंग ऑफ ए डाइस है, जब डाइस को आप रोल करते हो पता है डिजिट 1 से 6 के बीच में ही कोई आने वाला है, करेक्ट ना? लेकिन उनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तब होती है जब वो डाइस रोल हो जाता है। सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एक्सपेरिमेंट के बारे में कंफ्यूजन क्लियर ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। Deterministic experiment are performed in lab under the same conditions, same temperature, same substance, gives the almost same region. Number second, random experiment, an experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. Clear ना? इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। an experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment. For example, number first, throwing on base die। हम सभी को पता है ग्रेड 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा,
लेकिन एक्सपेरिमेंट जब तक हो ना जाए हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नंबर सेकेंड, tossing of a fair coin. Such type of experiment is known as random experiment. Drawing a card, बहुत सारे एग्जांपल है। Drawing a card, correct ना? Such type of experiment is known as random experiment. Clear? किसी को random experiment में कहीं भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। हमने पहले बताया there are two type of experiment. Number first, deterministic experiment which can be performed in a lab under the conditions and temperature. Correct. Second is random experiment. An experiment whose outcomes cannot be predicted with the certainty is called random experiment. For example, drawing of a card, tossing of a fair coin, throwing up unbalanced. Such type of experiment is known as random. In roughly ये जान लो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, लेकिन उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम तब होती है जब वो एक्सपेरिमेंट या जब वो इवेंट हो जाए। जैसे हम एक जनरल एग्जांपल, हमें एग्जामिनेशन देना चाहिए, हमें तो पता है या तो पास होंगे या तो क्वालिफाई करें या डिसक्वालीफाई होगा, लेकिन हम इसकी अनाउंसमेंट कब करते हैं? जब रिजल्ट हमारे पास अनाउंस हो जाती है। क्लियर? एनी डाउट? किसी कोई डाउट है रैंडम एक्सपेरिमेंट में बताइए। नंबर सेकेंड, सैंपल स्पेस। The set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है तो मतलब वहां प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होगी, वहां पे प्रोबेबिलिटी आपका नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। The set of all possible outcomes the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space of that experiment and it is generally denoted by capital S. Denoted by capital S. For example, in tossing of a coin, sample space क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल, HT. All possible outcomes is known as sample space. अगर दो क्वाइन को एक साथ आप टॉस करते हो, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, 4 सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस इज द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर ना बेटा? कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए। एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछिए। नंबर थर्ड, एलिमेंट्री इवेंट।
elementary event, an event having only a single sample point is called an elementary event. For example, when two coins are tossed, the sample space S equals to head head, head tail head, and tail. Then event E1 equals to head is simple event. Correct ना? An event having only a single sample point. ऐसा event जिसमें केवल एक ही sample point हो is known as elementary event. Clear? किसी को कोई डॉट है डेफिनेशन बेटा पूछते जाइएगा, ऐसा नहीं चुपचाप रहिएगा, जहां कहां भी डॉट लगे डेफिनेशन में तो आप तुरंत पूछ लीजिए. नेक्स्ट है मिक्स इवेंट और कंपाउंड इवेंट. और कंपोजिट इवेंट. इनके तीन नाम है. मिक्स बोलिए, कंपाउंड बोलिए, कंपोजिट बोलिए, सभी है. क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछते जाइएगा. एन इवेंट other than elementary event, an event other than elementary event or simple event is called mixed event. यानी सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट के अलावा जितने सारे इवेंट है सभी आपके क्या हो जाएंगे बेटा? मिक्स्ड इवेंट. फॉर एग्जाम्पल when we toss two coin, sample space S is equal to H at TH HT TT are sample space, then E equals to HH HT TH of getting at least one head is a mixed event. ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट के अलावा कुछ भी बचा तो आपका क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इवेंट. ये जो मैंने चार डेफिनेशन दिए बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं. सबसे पहले मैंने क्या बताया? रैंडम एक्सपेरिमेंट. ऐसी एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है लेकिन उसके ऑफिशियल
अनाउंसमेंट एक्सपेरिमेंट होने के बाद देते हैं। सेकेंड आया सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस द सैंपल स्पेस आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्लियर ना? नेक्स्ट आया एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन, ऐसे इवेंट जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो इज नोन एज elementary event. When tossing of two coins, sample space head head, tail head, tail edge are then the event E1. HH is the simple event of getting both the head. करेक्ट ना? जिसमें केवल एक हो वो आपका सिंपल हुआ, जिसमें एक से ज्यादा हो वो आपका मिक्स्ड हो गया। क्लियर ना बेटा? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, आप हमें बता सकते हो। कोई डाउट बेटा किसी को? नंबर 5, इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन सभी टर्म का क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले लिखा दे रहा हूं, इक्वली लाइकली इवेंट। The given event, the given event are said to be equally likely event, is said to be equally likely event if none of them is expected to occur in preference to other. In preference to other. For example, when on an unbased dice coin is tossed, then occurrence of head or tail are equally likely cases. देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वली लाइकली ऐसा हो इवेंट, अगर दो इवेंट है, एक की आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कौन सा आपका फर्स्ट आएगा कौन सा आपका नहीं आएगा। जैसे कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, हेड और टेल, हेड और टेल, ऐसा नहीं है कि हेड से पहले टेल आएगा, टेल से पहले हेड आएगा, ये एक दूसरे की प्रेफरेंस पे डिपेंड नहीं है। करेक्ट ना? ऐसा नहीं हेड के बाद टेल आएगा या टेल के बाद हेड आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। Such type of event is known as equally event. It means the given event are said to be equally likely event if none of them is expected to occur in preference to other. यानी कि दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी एक की आने की प्रोबेबिलिटी अगर ना हो। जैसे आप कॉइन को उछाल रहे हो, अगर मान लीजिए आपके पास हेड आएगा, क्या आपको पता है हेड हमें टेल से पहले आएगा, या हेड आने के लिए टेल आना जरूरी है, या टेल आने के लिए हमें हेड आना जरूरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। It means such type of event are known as equally likely event. जैसे कि हम किसी कॉइन, जैसे कि हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं, अगर आप डाइस को रोल करते हो, अगर 3 आएगा
तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो 3 4 से पहले आ जाएगा या 6 से पहले 3 आएगा? नहीं। सच टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। यानी एक तरह से हेड और टेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? इक्वली लाइकली में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बोलिए। इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा। इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर, किसी अदर पर प्रेफरेंस देकर कोई और आएगा, दैट आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। करेक्ट ना? इस तरह के एग्जांपल पे थोड़ा बेटा ध्यान दीजिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट नंबर 6, इंडिपेंडेंट इवेंट। Two events are said to be independent if the occurrence one does not depend upon other. For example, when an unbiased die is thrown, then sample space S equals to 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। और एक हम इवेंट मानते E1 इक्वल्स टू 1 3 5 और इवेंट E2 इक्वल्स टू मानते हम लोग 2 4 6। अब क्या बताइए, क्या कि इवेंट E1 E2 पे डिपेंड है? नहीं। 1 आना या इवन नंबर आना या ऑड नंबर आना, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो डिपेंड नहीं, इवेंट के बाद ऑड ही आएगा। यानी सच टाइप ऑफ इवेंट कैन नॉट डिपेंड अपॉन ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट। जैसे कि हम डाइस को रोल कर रहे हैं, अब 1 अगर आएगा, क्या जरूरी है वो 2 पे डिपेंड है? नहीं। सच जैसे कि हम लोग क्वाइन को टॉस करते, हेड आना क्या टेल पे डिपेंड है? नहीं। सच टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? It means all independent
यहां तक तो किसी कोई डॉट नहीं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे सेट में आपका कॉम्प्लीमेंट होता था ना, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दैट इज सेम है। लेट बी एंड एस बी सैंपल स्पेस S be the sample space for a random experiment then complement of E is denoted by E naught or EC or E bar and it is defined as sample space minus E, sample space minus E। क्लियर ना? जैसे कि आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता था, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जस्ट लाइक सैंपल स्पेस माइनस इवेंट ई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन an unbased die is thrown, then sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let E1 equals to event of odd number, मतलब 1, 3, 5. Then complement of E1 equals to 2, 4, 6. That is event of E1. यानी complement means not E. हमेशा याद रखिए, complement means not of E। बेटा यहाँ पर अगर किसी को डॉट है बेटा पूछिए। किसी को कोई डॉट है तो बेटा बोलिए। एनीवन कॉम्प्लीमेंट में अगर किसी को कोई डॉट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा सैंपल स्पेस एस माइनस इवेंट ऑफ ई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट इवेंट। क्लियर ना? जस्ट लाइक सेट की तरह याद रखिएगा, जैसे सेट में हम लोग पढ़ते थे ना, जस्ट लाइक उसी तरह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी को डॉट है तो बेटा बोल सकते हो। यानी हमेशा याद रखिएगा complement of E means
E does not occur. क्लियर? और कोई कंफ्यूजन तो बेटा बताइए। नंबर 8, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनका डेफिनेशन देख लीजिए। ए सेट ऑफ इवेंट्स a set of events is said to be mutually exclusive if occurrence of one of them precludes the occurrence of any other remaining events. हमेशा याद रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, दो इवेंट अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक इवेंट आपका E1 है और दूसरा इवेंट आपका E2 है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5। हमेशा याद रखिएगा, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इंटरसेक्शन आर 5। समझ गए? E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो गया बेटा? E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। लेट लेट intersection E3 intersection dot dot intersection En equals to 5, then it is mutually exclusive event। हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, करेक्ट ना बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6, यही होगा। अब हम इवेंट E1 मानते हैं 1 2 3 द इवेंट ऑफ ए नंबर लेस देन 4 या इवेंट ऑफ नंबर लेस 4। इवेंट E2 मानते हैं 5 6 इवेंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, देन
यहाँ बताइए E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, फायर। Therefore E1 and E2 are mutually exclusive event. करेक्ट है बेटा? And E2 are mutually exclusive event. अगर डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत है तो बतलाइए बेटा। पार्ट बाय पार्ट आप चलिए धीरे धीरे। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, इन पार्ट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 0। नंबर 9, एक्सक्लूसिव इवेंट। A set of events is said to be executive if the performance of the experiment result occurrence of at least one of them if a set of events E1, E2, En, then for executive event E1 to E2 to E3 En is equal to S। समझ गए ना बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इवेंट में क्या होना चाहिए, यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? किसी को डॉट है तो बेटा पूछिए। नंबर 10, mutually exclusive and executive event. A set of events is said to be a set of event is said to be mutually exclusive and executive if above two conditions are satisfied. If a set of events E1, E2, En
for mutually exclusive and executive events, then E1 union E2 union E3 union En is equal to S, and E1 intersection E2 intersection E3 intersection En is equal to, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर दे वो इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? इन दोनों कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बेसिक हमारा एलिमेंट्री आइडिया रहा। इस पे कुछ टर्म है, इसको ध्यान, इनको एक बार फिर से पढ़िएगा रात में। अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो हमें पूछिएगा। अब हम लोग आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। The probability of an event E to occur is the ratio of the number the total number of cases. Therefore, probability of event is equal to N upon Ns. N number of favorable cases, Ns number of sample space equals to number of favorable cases. इसे हम लोग बोलते हैं number of cases favorable to event E upon total number of cases. Number of event upon number of sample space. Right answer. Total number of favorable event upon total number is known as probability. Correct na? The ratio of total number of favorable upon total number of sample space is known as probability. हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से 1 के बीच भी होगी। अगर 1 हो गया तो सर्टेन वो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं होगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर इन बिटवीन 0 to 1 होगा। क्लियर? और किसी को प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में कुछ पूछना है तो बताइए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अगर 1 हो गया, अगर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 देन इट इज सर्टेन, तो प्रोबेबिलिटी यानी होना ही होना है। अगर 0 है तो नहीं है। इट मींस फॉर स्टैंडर्ड 0 लेस p रखिएगा। जब भी आप प्रोबेबिलिटी लीजिएगा ये 0 से 1 के बीच में होगी। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। रिमार्क, नंबर 4, फर्स्ट फॉर इम्पॉसिबल
event E, probability of E equals to 0. अगर प्रोबेबिलिटी किसी की 0 मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं होगा. For sure event E, अगर वो घटना होनी ही होनी है, फिक्स है, then probability of E equals to 1. यानी अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो होना ही होना है, तब उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई चांसेस नहीं है. नंबर थर्ड, रिलेशनशिप between PE and complement of P. क्या रिलेशनशिप है? PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि दोनों के बीच में यही रिलेशन है. अगर दोनों का एडिशन कीजिएगा तो वैल्यू आपके 1 के बराबर होगा. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए. ये बेसिक एलिमेंट्री आइडिया रहा. अब प्रोबेबिलिटी का हमने डेफिनेशन समझा, कुछ टर्म देखा, उस टर्म की हमेशा यूज आएगा बेटा. उस टर्म को हमेशा एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. एक क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन, इफ 3 coins are tossed, represent the sample space and the event of getting at least two heads, then find the number of elements in them. देखिए 3 कॉइन टॉस हो रहा है, उनका सैंपल स्पेस क्या होगा? थ्री कॉइन को टॉस कीजिएगा, सबसे पहला तो हेड 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 ट्रिपल टाइम हो ही जाएगा. फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर आएगा आपका हेड टेल हेड, फिर आएगा आपका टेल हेड हेड, फिर आएगा आपका टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, फिर आएगा टेल टेल टेल. देखिए टोटल 8 हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 हेड टेल टेल, ये टोटल सैंपल स्पेस 8 हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8. अब क्वेश्चन का एक और पार्ट कर रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड. अब देखना इसमें से एटलीस्ट 2 हेड कौन कौन से आते हैं. अगर इवेंट देखा जाए ई जिसमें कम से कम 2 हेड आ जाएगा, एक तो आएगा हेड 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 ट्रिपल, ये तो आना ही आना है. फिर आएगा हेड हेड और टेल, ये भी आएगा. फिर आएगा हेड टेल हेड, ये भी आएगा. फिर ऐसे ये क्या हो जाएंगे 4. तो नंबर ऑफ ई इक्वल्स टू 4. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए. अगर 3 कॉइन को आपस में टॉस करोगे, हमेशा याद रखिएगा 3 हेड 3 टेल होगा ही, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर 1 है 2 टेल, फिर पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, आपका टोटल नंबर आ जाएगा.
एक और क्वेश्चन देखते हैं। One ticket is drawn at random. One ticket is drawn at random from a bag containing 24 tickets numbered 1 to 24. Represent the sample space and the event of drawing a ticket containing number which is prime. Find the number of elements in them. क्वेश्चन का रहा है एक बैग में 24 टिकट है, इसका नंबर है 1 से लेकर 25 तक। आपको सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। एंड द इवेंट आपका क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग ए टिकट कंटेनिंग नंबर विच इज प्राइम, यानी ऐसे टिकट आपको ड्रा करना है जिसका नंबर प्राइम हो। तो बताइए क्या होगा इनसे। देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल 24 है ना, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेके 24 तक, करेक्ट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 24, कोई डॉट नहीं। अब इवेंट क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा, 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा, 11 13 17 19 23, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन इक्वल टू, करेक्ट ना। अब इसी को अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कराए, क्वेश्चन पूछ जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू कंटेनिंग द नंबर व्हिच इज प्राइम दैट इज 9/24। क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two dice are thrown simultaneously what is the probability of obtaining a total score less than 11? सॉल्व कीजिए।
सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा, NS। फर्स्ट डैश में 6 नंबर, सेकेंड में 6, तो 36 हो जाएगा। करेक्ट, NS 36। अब इवेंट आपके पास क्या है, इवेंट है आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टोटल स्कोर लेस देन 11, लेस देन 11। तो सबसे 11 या 11 से ग्रेटर का नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं, 11 या 11 से ग्रेटर हम लोग चेक करते हैं, ग्रेटर देन 11 चेक करते हैं। ग्रेटर देन 11 का सम क्या हो जाएगा, 5 6 6 5 और 6 6, यही 3 होगा ना, ग्रेटर देन 11। तो टोटल कितने आए, 3, यही ना। तो बताइए, तो आपके पास आंसर नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई मानते हैं, इसको 3 आया। नंबर ऑफ एस आया 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई आएगा 3/36, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, 1 माइनस 1/12, दैट इज 11/12। बस, सिंपल आंसर। किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए। 11 लेस देन 11, तो 11 और 11 से ग्रेटर फाइंड करो, उससे 3 नंबर है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/12, तो रेस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11/12। गॉट इट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछिए। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बेटा आप पूछिए आराम से।